और अब इस बातचीत में एक और जो डायमेंशन है, एक और जो किरदार है या एक और जो स्तंभ है, आइए आपकी मुलाकात उससे भी करवा देते हैं। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो किरदार हैं ये भी बहुत दिलचस्प हैं और ये बहुत मुखर हैं। आप बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक एसर्टिवनेस जिसको कहते हैं, एक निश्चयात्मकता कि ये है, आपको उनकी चमकती आंखों में वो चीज़। मेरे साथ हैं ऐश्वर्या सिंहदेव, जिन्होंने जो सिस्टर हैं आदितेश्वर की, उनसे 4 साल छोटी हैं। बहुत स्वागत करता हूं ऐश्वर्या आपका। थैंक यू। कैसे आप देखती हैं? मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो पब्लिक लाइफ के लिए पूरी तरह से तैयार ही हैं। जिस तरह से आपका अंदाज़े बयां, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं और हिंदी में कहते, अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सप्रेशन, जो आपका है अभिव्यक्ति हिंदी में कहें, तो पहले मैं आपसे इन सवालों में नहीं उलझाऊंगा आपको। मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह देखती हैं पब्लिक लाइफ को। आप एक NGO भी रन करती हैं, किस तरह से लोगों की, और भारत जो 2020 का भारत है, वहाँ आप किस तरह देखते हैं कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, किस तरह से उनके लिए आप जैसे युवाओं को सामने आकर अगर काम करना है तो रोड मैप क्या है? पहला सवाल रहा कि मैं पब्लिक लाइफ को जिसे कहा जाता है कैसे देखती हूँ। मैं एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ बहुत लंबे समय के लिए। लंबा तो नहीं कहूँगी, शायद पढ़ने की कोई उम्र नहीं है और कोई भी कितना भी समय ज़्यादा नहीं है। पर जितना भी समझी हूँ, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ के वापस आई थी यहाँ। आने के बाद ऐसा कुछ ना कुछ बनता रहा। आई थी सोशल सर्विस और पब्लिक पॉलिसी स्पेस में थोड़ा काम देखने। आने के बाद कोई फॉर्मलाइज स्पेस नहीं है इंडिया में आज पब्लिक पॉलिसी रिसर्च को लेके, कि जैसे अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो आते ही जॉब्स हैं, मार्केटिंग में ऐसा, फाइनेंस में ऐसा। पॉलिसी को लेके जो मैं बाहर जाके समझी पॉलिटिक्स का बैकबोन होना चाहिए, उसमें फॉर्मलाइज्ड जॉब्स नहीं है इंडिया में अभी। तो जब वापस आई, देखना चाहती थी कि कुछ लोग जो अपनी तरफ से इस क्षेत्र में जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं इनफॉर्मल स्पेसेस में, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इन स्पेसेस को यूज़ कर रही हैं। क्योंकि उस समय तक ये मैं समझी थी, उस टाइम तक 2014 के इलेक्शंस हो चुके थे और इंडिया में एक नया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आगे आया था, जहाँ मार्केटिंग को लेके एक ह्यूज रोल था पॉलिटिक्स में। मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक ब्रांड नेम बन चुके थे। लोग उन्हीं की तरह पहनना चाहते थे, बैठना चाहते थे, रहना चाहते थे। तो वो समझना मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस थी, क्योंकि मैं उस चीज़ को पढ़ती हूँ, उस टाइम तक पढ़ रही थी। तो तब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया कि ये कंपनीज़ हैं एक्चुअली, जिनको भी बिजनेस हाउसेस की तरह ही रन किया जाता है, जो आपका एक पॉलिटिकल फेस बनाती हैं। आप उनके लिए एक ब्रांड की तरह ही होते हैं। एंड वो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंट कंसेप्ट है। तो जब मैं वापस आई, मैं जानना चाहती थी क्या ऐसी स्पेसेस इंडिया में भी एग्जिस्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही हैं तो क्या मैं इस चीज़ को ला सकती हूँ इस कंट्री में लेके। हम में भी काफ़ी बात होती थी इन चीज़ों को लेके, क्योंकि दादा भी थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के बैकग्राउंड से आते हैं। तो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर जब हम पढ़ाई कर रहे थे। तो आने के बाद कांग्रेस पार्टी के AICC डिपार्टमेंट में एक नया डिपार्टमेंट शुरू हो रहा था AIPC के नाम से, जिसे ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस कहा जाता है, जो 2017 में स्टार्ट हुआ, जिसका ये भी पार्ट बने, मैं भी पार्ट बनी। मैं उनके ऑपरेशंस में पार्ट बनी, ये उनका छत्तीसगढ़ चैप्टर को सामने लेके आए। फेस नहीं बने, लोगों को आगे करा, पर पीछे से काम सारा इन्हीं का चल रहा था। तो कांग्रेस की उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा इवेंट डॉक्टर शशि थरूर के साथ रायपुर में हुआ, जिसका पूरा क्रेडिट इन्हें जाता है फिर से पीछे से काम किया इन्हें उस टाइम तक। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्पेस थी, जैसे हम युवाओं पे आना चाहें, युवाओं के जुड़ने के लिए। AIPC का मेन मोटिव ये रहा कि जो प्रोफेशनल्स डायरेक्ट पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहते, पर पॉलिसी और पॉलिटिक्स को लेके पैशनेट हैं और उस स्पेस में काम करना चाहते हैं, आप जुड़िए, आप उसका हिस्सा बनिए। तो वो करते करते उनके बाद फिर गौरव गोगोई जी के साथ काम करने का मौका मिला, जो तरुण गोगोई जी के बेटे और अभी सांसद भी हैं असम से, 2 टाइम के सांसद हैं। इनफैक्ट जब सांसद बने थे, वन ऑफ द यंगेस्ट सांसद थे इंडिया में। तो मेरा उस टाइम एक मोटिव ये था कि मैं यंग लीडर्स के साथ काम करूं, क्योंकि ये वो लीडर्स थे जो पॉलिसी को अहमियत दे रहे थे। तो मैं नहीं जानती कि मैं पब्लिक लाइफ के लिए कितना रेडी हूँ या होना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा, पर मैं पॉलिसी के स्पेस में काफ़ी काम करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज की युवा में बहुत पोटेंशियल है।
एंड पॉलिसी जिस दिन हमारी पॉलिटिक्स का बैकबोन बन जाएगी, हमारी कंट्री उस दिन ग्रोथ, डेवलपमेंट, जिन विकास की हम बात करना चाह रहे हैं उस रास्ते में जा पाएगी। थ्योरी सिर्फ किताबों में लिखी जाने के लिए नहीं है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो बात थी और उन लोगों ने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके देखा, तभी वो किताबों में लिखी गई और हिस्ट्री का हिस्सा बनी। एंड अगर वो वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा बनी और हम आज एक लीडिंग वर्ल्ड कंट्री बनना चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ का को मुकाबला देना चाहते हैं, तो उसको हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा बहुत बनना ज़रूरी है, जिसका मेरा मतलब है नॉलेज को पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे इनने भी कहा, मैं सुन रही थी इनकी बातें पीछे से, कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत जानते हैं। ये समझना कि आज उन्हें प्रोपेगेंडा से या कुछ दे के इलेक्शन के 4 दिन पहले मनूवर कर लो वोट, और वैसा नहीं है। तो उसी तरह बड़े दाऊ टी.एस. सिंहदेव जी के इलेक्शन के समय हम लोग वापस आए, सब तब तक घर आ चुके थे, और उस कैंपेन में हम तीनों ने काफ़ी सोचा कि इस बार ग्राउंड लेवल पे काम करके देखेंगे। ये मैनिफेस्टो में काफ़ी इन्वॉल्व थे उस टाइम तक। मैं क्योंकि काम करती थी, माफ़ कीजिए मैं रोक रहा हूँ आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पक्ष उजागर किया जी, क्योंकि आदि तो कम बोलते हैं मैं बहुत बोल सकती हूँ। नहीं, लेकिन आप जो बोल रही हैं, और उसके पहले जो त्रिशाला से भी हमने बात हुआ, मतलब मैं कमाल है, और मैं बहुत आश्वस्त भी होता हूँ कि यंगस्टर्स कितना अच्छे ढंग से अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपने जो बात की, क्या उस क्या भूमिका मैनिफेस्टो इन्होंने देखा जी, आपने क्या देखा? मैं मैनिफेस्टो में भी इनका थोड़ा साथ देती थी, क्योंकि तब तक मैं कर्नाटका के मैनिफेस्टो में काम कर चुकी थी। कमाल है। तो पर उसमें मेरा योगदान मैं नहीं कहूँगी, बहुत हम सब प्रूफ रीडर्स थे ज़्यादा। उसके अंदर का जो पॉलिसी पॉइंट्स थे वो सारे इनने प्रिपेयर करे थे। पर उस बार क्योंकि मैं तब तक पॉलिसी एंड राइटिंग एंड थ्योरी में काम कर चुकी थी, तो मेरा उस टाइम मन था कि मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल कैंपेनिंग को समझूं कि क्या ये फैक्ट है कि प्रोपेगेंडा से आप हर वोट एंड हर शेयर को मनूवर कर सकते हो। पर मैंने ये समझा कि ये सही नहीं है। त्रिशाला के साथ ही हम लोग जाया करते थे, ये तो हमारी स्टार कैंपेनर हुआ करती थी। क्या शब्द दिया आपने? मैं ढूंढ रहा था ये शब्द, दिया आपने, दे दिया। ये थी स्टार प्रवक्ता कहते हैं वैसे। कांग्रेस पार्टी में शब्द भी काफी इस्तेमाल किया जाता है, स्टार प्रवक्ता, सितारा प्रवक्ता जी। तो वो दिया भी जाता है हर इलेक्शन के बाद। जितने लोग दूसरे स्टेट्स जाते हैं कैंपेनिंग करे, उनमें ये तो हम लोगों के बीच में फैमिली में तो हमने कह ही दिया था कि त्रिशाला दी हमारी स्टार प्रवक्ता है। एंड जहाँ जाती थी, मतलब ये रिकॉर्ड रहा है, इनके इलेक्शन में भी देखा गया है, जिन जिन जगहों पे इनने जाके कैंपेनिंग की है वहाँ ये 90% वोटों से जीते हैं। तो उस समय आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी ब्लड में घूम के आ गई है हम सब के अंदर, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं था कैंपेनिंग के समय। तो आपके अंदर तो ये मोर रिफाइंड है, बहुत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके भीतर जो कुछ है वो एक, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके अंदर सब्सटेंस है तो आप उस बात को किस तरीके से बयां कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, ना कि आप कितना चिल्ला रहे हैं या चीख रहे हैं या आप कितना मॉड्यूलेट बल्कि मैंने ये बहुत देखा है, क्योंकि हम लोग जब काम करते थे MP MLAs लोगों के साथ, तो हम लोग बहुत सारे न्यूज़ डिबेट्स पे जाया करते थे। तो उस टाइम रिपब्लिक हुआ नहीं था, तो टाइम्स नाउ के हुआ करते थे वो हीटेड डिबेट्स। तो आधे टाइम जब हम, क्योंकि हम पीछे एनालिस्ट का नोट्स लेते थे, तो नोट्स में जब हम नोट्स लेके घर वापस जाते थे उसका थ्योरी प्रिपेयर करने, हम ये रियलाइज करते थे कि ज्यादा बातों में दम था नहीं। जो ज्यादा चीख चिल्ला रहा था वहां दम था नहीं, वहां बस बात को काटने का एक नेचर था। ठीक बात। तो पर जहां दम सब्सटेंस में है, मेरा मतलब है बात और नॉलेज में, वो आप धीरे बोलिए, लिख के बोलिए, वो बात पहुंचेगी, शायद धीरे पहुंचेगी पर पहुंचेगी जरूर। तो मुझे लगता है ये भी उसी नेचर के हैं, कम बोलते हैं बट सही बोलते हैं। जबरदस्त। मैं ऐश्वर्या को सुन रहा हूँ, और सुन रहा हूँ तो मैं ये भी जान रहा हूँ कि कितना गहरा एक राजनीति तो उन्होंने पढ़ी ही है, लेकिन कितना साफ और सुलझे हुए विचार हैं। किस तरह से दोनों बहन भाइयों के बीच में डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होता भी है या ऐश्वर्या ही बोलती हैं और वो आपके नोट्स पढ़ती हैं? और फिर आपको मेरी बात करने के ढंग से समझ आई गया हो कि बचपन से मेरे को बोलने का मौका नहीं मेरे पैदा होने के बाद। पर हाँ, इनका भी व्यू बहुत क्लियर रहता है। मतलब मैंने अपने आप में शायद एक कमी देखी है कि कमी नहीं कि जजमेंट बहुत जल्दी नहीं हो पाता। अगर कोई चीज़ है तो उसके दोनों एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके समझ के उनमें क्या दोनों तरफ की बातें हैं, जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने का आदत है। और इनका है कि अगर
एक लाइन पकड़ा है और उसमें कोई थॉट आया है तो उसको जल्दी ही इन लोग समझ लेते हैं एंड एक स्ट्रेंथ भी है, क्लैरिटी जल्दी ला पाते हैं। तो हम लोग के बीच में थोड़ा सा वो डिस्कशन रहता है, ग्रे की थोड़ी ज़्यादा बात मैं करता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट में नहीं, थोड़ा बीच की भी बात देखनी चाहिए। इनका ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट रहता है कि नहीं ये सही ये गलत, तो उस मामले में डिबेट्स डिस्कशंस काफ़ी हो भी जाते हैं। मतलब ऐश्वर्या और त्रिशाला के जोश पर आप अपने होश से थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करते हैं कि एक्सीलेटर मत बढ़ाओ, पीछे आओ, थोड़ा सा ज़रा संजीदगी से बात करें। किस तरह से आप ऐश्वर्या की मदद को देखते हैं? ये ज़िला पंचायत का ये जो जिसमें आपने एक अहम मकाम हासिल कर ही लिया और इसमें बहुत सारे इंसिडेंट थे, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ डेस्टिनी भी ये चाह रही थी कि आप इस भूमिका में आए। ऐश्वर्या की भूमिका क्या काफ़ी वहाँ जो फैक्ट एंड फिगर्स थे, जो परिस्थितियाँ थी उनके, क्योंकि मैं इनके भीतर एक एनालिस्ट देख रहा हूँ, एक बॉर्न एनालिस्ट देख रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जिस गांव में हम लोग का वोट था, जब ये 5 साल की थी तो वहाँ पे जाके इनने अपना पहला भाषण दिया था, जो मुझे याद नहीं है, रिकॉर्डेड है, वहाँ के लेकिन लोग आज भी रिकॉर्ड है। मैंने अडॉप्ट किया था फिर उस विलेज को आगे जाके। अच्छा, हाँ। तो आज भी लेकिन सब लोग याद रखते हैं कि वो आई थी और छोटी सी 5 साल की उम्र में इनने वहाँ पे भाषण अपना पहला एक तरीके से भाषण, एक तरीके से लोगों से बातचीत की थी। तो कहीं ना कहीं बहुत स्टेबलाइजिंग फैक्टर है हम लोग सबकी ज़िंदगी में, एंड बहुत ही एक इलेक्शन लड़ना कहीं ना कहीं प्राइवेट लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एक दूसरे के लिए टाइम भी कटता है, पर जब सब साथ मिलके ऐसे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहते हैं तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक होता है फील्ड में सपोर्ट, एक होता है ओवरऑल सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल सपोर्ट के फॉर्म में भी चीज़ों को बहुत आसान करने में इनकी भूमिका भी रही। ऐश्वर्या, जिस तरह से आप देख रहे हैं आज की राजनीति को और उसमें युवाओं को, क्योंकि आपने बताया कि आप कांग्रेस की जिस विंग से जुड़ी हैं वहाँ प्रोफेशनल्स को आप कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशनल्स आते नहीं हैं ना। एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं भी हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि मध्यम वर्गीय परिवारों में या हायर मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कहीं ये बात हो कि राजनीति की तरफ जाएं। राजनीति को ऐसा मान लिया गया है कि ये बियॉन्ड है, यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, महिलाओं के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, और आप अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आएँ तब तो ये तो आप क्यों कर रहे हैं, और जाना भी है तो राज्यसभा में जाइए, चुपचाप रहिए। इलिटिस्ट, माफ़ कीजिएगा मैं राज्यसभा के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो इलिटिस्ट लोगों का बहुत ऑनर से वो उच्च सदन हमारी परंपरा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि थोड़ी आप इलिटिस्ट पॉलिटिक्स कीजिए और चले जाइए। आप कैसे देखती, कहाँ हम उम्मीद की किरण देखें कि युवाओं को किस तरह मोटिवेट करें? 47 और उसके पहले की राह तो हम लौटा नहीं सकते, कैसे देखते हैं आप? मतलब जब मैं वापस आई तब मैंने सबसे ज़्यादा यही सुना जो आपने कहा, वर्ड फॉर वर्ड यही सुना। पर कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेटिंग नहीं था, क्योंकि जब मैंने दिल्ली में समय बहुत स्पेंड किया। अभी 1 साल से वापस भोपाल आई हूँ और ख़ुद कुछ इसी स्पेस में अपना शुरू करना चाहती हूँ अब। पर 2 साल जब मैं दिल्ली में थी, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जो अगेन युवा को लेके बहुत काम कर रहे हैं। यंग इंडिया फाउंडेशन, PRS फाउंडेशन, स्वनिति, ये बहुत कम नाम है उस पूल ऑफ थॉट में, जो मैं उसे पूल ऑफ थॉट कहती हूँ, जो एक दिल्ली की वेन में घूम रहा है। और वो वेन हमारे DU, JNU, सारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को जेन्युइनली पढ़ाया जा रहा है। जब हम स्कूल में होते हैं कहा जाता है क्या आर्ट्स ले रहे हो, साइंस पढ़ो, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, कॉमर्स पढ़ो, बिजनेस में चले जाओगे। आर्ट्स को हमेशा ऐसे देखा गया कि कहाँ जाओगे ये करके, कोई नौकरी थोड़ी ना मिलनी है। पर आज जब उन बच्चों को देखिए, वो बच्चे आज इसी मध्यम वर्ग से आ रहे हैं, वो बच्चे आज इन्हीं मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, नॉर्मल एजुकेटेड फैमिली से आ रहे हैं और पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं और इन डिग्रीज और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के ला रहे हैं। जब तक ये पढ़ाई हमारे पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ेगी, और ये पढ़ाई सिर्फ युवा जोड़ सकते हैं, तो मैं युवाओं का सबसे बड़ा योगदान आज ये मानती हूँ। और दिल्ली इस समय एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जाके ये समझने के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो युवा लेड हैं, यंगस्टर्स लेड हैं, आजकल तो 11-12वीं के बच्चों के भी यंग प्रोग्राम्स आ गए हैं जिनको यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप के नाम से आगे किया जा रहा है।
MP ऑफिसेज में फॉर्मलाइज हो रही हैं जॉब लैंप फेलो के नाम से, जो कहीं ना कहीं आज मैं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में से एक ऐसा पहला स्टेट बने जहाँ स्टेट गवर्नमेंट इस जॉब को फॉर्मलाइज करे। लैंप फेलोज आर लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स हमारे MLAs के साथ जुड़े हैं, जो आपके पॉलिसी को, आपकी मिनिस्ट्री को एक बैकबोन रिसोर्स से सप्लाई करें। आज अगर एक हेल्थ मिनिस्ट्री हो तो उस हेल्थ मिनिस्ट्री के पास डेटा हो, वो हेल्थ मिनिस्ट्री ग्राउंड लेवल से रिसर्च करके आए। हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग जो पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या रिसर्च या एनालिसिस पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें फॉर्मलाइज जॉब दें, एक नॉलेज बैंक क्रिएट हो और उस नॉलेज बैंक के बेसिस पे पॉलिटिक्स हो, जहां पॉलिटिक्स नॉलेज बैंक से जुड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये आपके विचार हैं ये या मेरे किसी विचार थॉट ऑफ हैं। स्कूल से निकले हैं? ये बिल्कुल मेरे विचार है और मैं होप करती हूँ, मतलब उम्मीद ही है अभी तो, कि मैं इस थॉट को कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में जोड़ पाऊँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बड़े दाऊ वहाँ हैं, आदि दादा वहाँ हैं, और ये लोग स्पेशली आदि दादा, बिकॉज इनका एडवांटेज ये है कि ये युवा के साथ जुड़े हुए हैं। एक खुद युवा होने का सबसे बड़ा मुझे लगता है प्लस पॉइंट ये होता है कि युवा आपसे कनेक्ट ज़्यादा आसानी से करता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि ये दूसरा कोई बड़ा बोलता है तो हमेशा ऐसा लगता है तो बोलने के लिए बोल रहे हैं, बोलना आसान है। पर कोई जो आपकी सेम उम्र का इंसान आपसे ये बात करता है, उसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली बार शायद जब आपसे कभी मिलूँ तो हम इस बारे में बात कर रहे हो कि छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा स्टेट है जहाँ शायद अभी कहना कि हर MLA के पीछे ऐसी टीम बन जाए तो बहुत मुश्किल है। शायद अभी सारे MPs के साथ भी नहीं होता, कुछ ही ओपन MP ऑफिसेज है जिनने इसको एक्सेप्ट किया है। बट कहीं ना कहीं शायद हमारे मिनिस्टर्स भी अगर हम उठा लें, उतने पोर्टफोलियोज भी उठा लें, उतने ऑफिसेज के पीछे एक पॉलिसी ऑफिस है जो उन्हें ड्राइव कर रहा है विद नॉलेज एंड रिसोर्स बैंक। तो एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन होगा एंड एक अच्छा एग्जाम्पल होगा फॉर दिस कंट्री। बहुत बढ़िया। कंक्लूड करूँगा आपसे बातचीत को मैं, थोड़ा सा फिलॉसफी से जुड़ा सवाल आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपके विचार जानकर अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसके सल्यूशन के बारे में सोचता हूँ। जब जिस तरह एक हैट्रेड और विद्वेष की एक राजनीति बढ़ी तेज़ी से, और इसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर पार्टी जिम्मेदार है। बिल्कुल। मैं भी सोचता हूँ, एक युवा तो अब नहीं हूँ, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक सीनियर सिटीजन भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बीच में कहीं खड़ा हूँ। तो मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि मुझे एक ऐसी पॉलिटिकल धारा की तलाश मैं करता हूँ, बीइंग एन जर्नलिस्ट भी और बीइंग एन सिटीजन भी, कि जो विद्यार्थी परिषद और JNU के बीच ब्रिज का काम करे। बिल्कुल। कैसे होगा ये इसी से होगा। मैं आपको, जिस दिन हम लोग ये समझ जाएं कि जब कोई प्रश्न सामने आता है, जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं हमारी कंट्री में, वो कोई भी हो, उसका सल्यूशन रिएक्शन से नहीं, एक्शन और डिस्कशन से होने लग जाए। और डिस्कशन और रिएक्शन और एक्शन में बहुत फाइन लाइंस हैं। हम कब एक नॉर्मल क्वेश्चन आंसर, फिर से दोहराइए। एक्शन, रिएक्शन एंड डिस्कशन। मैं इन तीनों को बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स मानती हूँ। आज हमारे सामने आप और मैं एक नॉर्मल डिस्कशन में भी हो सकते हैं। हमारी बातचीत कब एक डिस्कशन से रिएक्शन में बदले और उस रिएक्शन से एक्शन में बदल जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन हम उस फाइन लाइन को ब्रेक करके डिस्कशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उस डिस्कशन से एक्शन पे जाएं बिना रिएक्शन के, तो मुझे लगता है उस दिन ये सारे ब्रिज अपने आप बन जाएंगे। अभी डिस्कशन नहीं, एक्शन नहीं हो रहा है ज़्यादा। अभी हम रिएक्शन करके फिर एक्शन दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है, एक रिएक्शन आ जाता है, जो नेचुरल बात है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डिस्कशन का स्पेस ही नहीं बनाया है। आज अगर प्रॉब्लम आए और आप बोलें कि हम एज अ गवर्नमेंट एंटिटी जिसको ये प्रॉब्लम कंसर्न कर रही है, उससे एक डिस्कशन करेंगे और एक फेयर ग्राउंड पे आपके पॉइंट्स लेंगे, अपने पॉइंट्स, जैसे हम डिबेट कहते हैं। हमारी कंट्री में आइडिया ऑफ डिबेट ही चेंज कर दिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है इसमें मीडिया एक बहुत अच्छा योगदान दे सकती है, क्योंकि मीडिया उसी डिस्कशन, उसी डेलिब्रेशन और उसी डिबेट का मॉडरेटर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम ये फील कर रहे हैं कि एंकर सब चीखते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। बिल्कुल। और ये एक बड़ी उम्मीद भरी बात है। हमें भी अच्छा लगता है कि आपको सनी देओल की तरह वो लाउड होना जो है वो अब नहीं करना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ख़ास तौर से बात करके, और त्रिशाला से और आदि से।
तो चलिए आदि, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और बहुत शुभकामनाएं त्रिशाला आपको भी और ऐश्वर्या आपको भी, कि आप तीनों जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वो एक कमाल की सोच है। और मैं यही विश करता हूं कि ये तीनों इसी प्योर पवित्र सोच के साथ राजनीति की इस धारा में आगे बढ़ें। अगली बार इस खास पेशकश में कुछ और ख़ास मेहमानों के साथ आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।